दोस्तों, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2017 के बजट में चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संसद से पारित हुई और सरकार ने इसी साल इसको अधिसूचित किया। इस योजना के जरिए कोई व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक दलों को चंदा देती है। राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुना कर रकम हासिल करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उन्हें इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस लिस्ट में नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु स्थित एसबीआई की शाखाएं शामिल थी। इस योजना की खास बात यह है कि चंदा देने वाला अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है और अपने पसंद की राजनीतिक पार्टियों को डोनेट कर सकता है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पार्टियों को चंदा मिलेगा। भारतीय वित्त मंत्रालय की शाखा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा 2 जनवरी 2018 को जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया था कि सरकार ने पॉलिटिकल डोनेशन में ब्लैक मनी को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना राजनीतिक चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। वहीं अरुण जेटली ने यह भी कहा था कि इस योजना से राजनीतिक फंडिंग में 2 स्तर पर पारदर्शिता आएगी। पहला, चंदा देने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि उसने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, और दूसरा, राजनीतिक पार्टी को भी बताना होगा कि उसे कुल कितना चंदा मिला है। उन्होंने कहा था कि चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य भी राजनीति में काले धन के उपयोग को रोकना था। जैसा कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए हासिल करने की कोशिश की गई थी। वही इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात करें तो आवश्यकता पड़ने पर अरुण जेटली ने 7 जनवरी 2018 को एक आर्टिकल में लिखा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पिछले 7 दशकों से विभिन्न संस्थाओं को मजबूत करने के बावजूद भारत एक पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग सिस्टम विकसित नहीं कर पाया है। चुनाव और राजनीतिक दल संसदीय लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता है। चुनाव में पैसा खर्च होता है, राजनीतिक दलों के साल भर के कामकाज में बड़ा खर्च शामिल होता है। पार्टियां पूरे देश में कार्यकाल चलाती हैं। कर्मचारियों का वेतन, यात्रा खर्च राजनीतिक दलों के नियमित खर्च है। ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब संसद या राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव ना हुए हो। व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत उम्मीदवारों के खर्च के अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार, यात्रा और चुनाव से संबंधित आयोजनों पर भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये खर्च सैकड़ों करोड़ों का होता है। फिर भी राजनीतिक फंडिंग के लिए कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं बन पाई है। उन्होंने आगे लिखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पहली एनडीए सरकार के दौरान एक बड़ा कदम उठाया गया था। आयकर अधिनियम में ये प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधन किया गया कि राजनीतिक दलों को जो दिए गए चंदे को वैध माना जाएगा और इस प्रकार चंदा देने वाले को कर लाभ मिलेगा। अगर राजनीतिक दल निर्धारित तरीके से अपने चंदे का खुलासा करता है तो उसे कोई कर भी नहीं देना होगा। एक राजनीतिक दल से अपेक्षा की जाती है कि वह आयकर अधिकारियों और चुनाव आयोग दोनों के साथ अपना रिटर्न दाखिल करेगा। उम्मीद थी कि चंदा देने वाले तेजी से चेक के जरिए भुगतान करना शुरू कर देंगे। कुछ चंदा देने वालों ने इसे प्रोसेस का पालन करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर किसी राजनीतिक दल को दिए गए चंदे की मात्रा की जानकारी का खुलासा करने में अनिच्छुक थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले कैसे दिया जाता था राजनीतिक चंदा, ये सवाल है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा चुनावी बॉन्ड की स्कीम लाए जाने से पहले राजनीतिक पार्टियों को चेक के जरिए चंदा दिया जाता था। चंदे में दी गई राशि की पूरी जानकारी उनमें एनुअल अकाउंट में होता था। राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को चंदा देने वाले का नाम और प्राप्त राशि की जानकारी देती थी।
ऐसी स्थिति में आमतौर पर कॉर्पोरेट चेक के जरिए बड़ी रकम का चंदा देने से बचते थे, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी आयोग को देनी होती थी। बता दें कि आज से लगभग 40 साल पहले सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी। इस बुक को लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और अपनी पार्टी के लिए लोगों से चंदा वसूलते थे। नवंबर 2023 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वित्त वर्ष 2004 2005 से 2014-2015 के बीच 11 साल की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों की कुल आय का 69% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ था। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ये भी है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी पार्टी का होता है और वह इसका अनुचित फायदा उठाती है। दरअसल आंकड़े भी इस बात की गवाह देते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कि 2017 और 18 से 2021-2022 के बीच बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5,271 करोड़ रुपए का चंदा मिला। सबसे ज्यादा चंदा उसे 2019 और 20 में मिला था। वो चुनावी साल था और तब बीजेपी को 2,555 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से आया था। विधानसभा चुनाव के वक्त भी पार्टियों की फंडिंग बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस साल सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 528 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से आई थी। अब क्या है उनके पास विकल्प, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको फटकार लगा दी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेके। जब चुनावी बॉन्ड नहीं होते थे तब पार्टियों को चेक से चंदा दिया जाता था। चंदा देने वालों का नाम और रकम की जानकारी पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी होती थी। वहीं लगभग 4 दशक पहले पार्टियों के पास एक और रसीद बुक हुआ करती थी। इस बुक को लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और लोगों से चंदा वसूलते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो जाने के बाद पार्टियों के पास और भी रास्ते हैं जहां से वो कमाई कर सकती है। इनमें डोनेशन, क्राउड फंडिंग और मेंबरशिप से आने वाली रकम शामिल है। इसके अलावा कॉर्पोरेट डोनेशन से भी पार्टियों की कमाई होती है। इसमें बड़े कारोबारी पार्टियों को डोनेशन देते हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मिला था। इन पार्टियों में 2,000 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा खर्च किया गया था। 2019 में बीजेपी को 4,057 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इसमें से उसने 1,142 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि कांग्रेस को 1,167 रुपए फंड मिला था, जिसमें उसने 626 करोड़ रुपए का खर्च किया था। खैर, आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम सरकार ने खत्म करने का फैसला किया है वो सही है या फिर गलत है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।